ये हर्षवर्धन है ना। इससे पहले मैंने राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्मन वर्धन जो इनके पिता थे, राज्यवर्धन सेकंड इसके भाई थे और इसको बताया। लेकिन हर्षवर्धन के समकालीन राजा कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ थे, वो पहले देख लेते हैं हम। क्योंकि देखो ये थानेश्वर में तो हर्षवर्धन ही था जो हरियाणा में वर्तमान में है। इसे श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता है हरियाणा का थानेश्वर को। फिर मौर्य वंश यहाँ था कन्नौज में, जो ग्रहवर्मा थे इसी के समकालीन थे, किसके, हर्षवर्धन के। उसके बाद ये असम जिसे कामरूप कहा जाता है, और ये असम में, असम को कामरूप कहा जाता है, और भास्कर वर्मा थे यहाँ के राजा थे। ये असम है, तो ये भी हर्षवर्धन के समकालीन थे और ये हर्ष का सहयोग भी करेंगे जब अपने भाई का बदला लेने जाएगा। यहाँ शशांक, यहाँ बंगाल में कौन था, गौड़ वंश था, जो शशांक राजा था। शशांक ने हर्षवर्धन का जो भाई था राज्यवर्धन सेकंड उसकी हत्या की थी इसने और यहाँ मालवा का देवगुप्त, ये गुप्त परवर्ती उत्तरवर्ती गुप्त को शासक था, मालवा के देवगुप्त था। इसने ये जो है ना कन्नौज का मौर्य वंश का ग्रहवर्मा की भी हत्या की थी। और इसके भाई है ना थानेश्वर में जो पुष्यभूति वंश का कौन था, हर्षवर्धन का भाई कौन था, राज्यवर्धन सिंह, राज्यवर्धन सेकंड था सॉरी, उसकी भी हत्या इन दोनों ने, गौड़ वंश शशांक और देवगुप्त ने, दोनों ने मिलकर की थी। इनका बदला हर्ष लेगा बाद में भास्कर वर्मा के सहयोग से। यहाँ था चालुक्य वंश, ये मैंने मैप से थोड़ा सा समझाया कि आराम से आपको समझ में आ जाए। पुलकेशिन द्वितीय था, यह अभिलेख है जिसके लेखक कौन है, रविकीर्ति थे। इसके अंदर हर्ष की जो नर्मदा नदी तक उसका विस्तार था और नर्मदा तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन से के साथ युद्ध हुआ था। इसके अंदर हर्ष की हार हुई थी, इसका वर्णन भी इसके अंदर लिखा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहल अभिलेख में। ये सब हर्ष काल की जानकारी देते हैं ना, इसलिए। अब ताइसुंग जो चीनी यात्री था जो हर्ष के समकालीन था, ये था चीन में, कहाँ था, चीन में था। अब आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, हर्षवर्धन की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं वो देख रहे हैं हम। आज इन सबको, आज है ना इन सबको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जिसके पुरातात्विक स्रोत में हम पढ़ेंगे अभिलेख, जो बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हैं जो हर्षवर्धन की जो जानकारी देते हैं, या वर्धन वंश की जो भी जानकारियाँ देते हैं वो पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद मुद्रा लेख पढ़ेंगे जिसके अंदर सोनीपत की मुद्रा है, बिटोरा है, नालंदा है, फरुखाबाद है, इन सब की जो मुद्रा है ना वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में हर्ष चरित्र, जो बाणभट्ट ने लिखी थी, इसके अंदर क्या क्या जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री, मूल कल्प, ये बौद्ध ग्रंथ हैं, इसके अंदर भी क्या क्या जानकारी मिलती है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी यात्री, तो ये हुआनसांग, इत्सिंग और मातवालीन था, ये सब इसी के समकालीन थे। उसके बाद धार्मिक स्रोत में हम कन्नौज सभा और प्रयाग सभा, कन्नौज सभा अलग है और प्रयाग सभा अलग है, इनकी भी जानकारी के स्रोत पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। या गुप्तोत्तर काल कह दो या हर्षवर्धन, इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि इसका संस्थापक कौन था, वर्धन वंश का जो नरवर्धन था, उसकी पत्नी वज्जिका थी, ये हमने पढ़ाया था। और प्रमुख शासक कौन कौन से थे इस वर्धन वंश में, चार प्रमुख प्रथम राज शासक थे ना, नरवर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, ये चार शासक थे ना। ये सूर्य के उपासक थे, ऐसा हमने कल की वीडियो में पढ़ा है, और शिव के भी थे, बाकी सभी शिव के उपासक थे जबकि ये सूर्य के उपासक थे। और पुष्यभूति वंश में तीन प्रसिद्ध शासक हुए थे, प्रभाकर वर्मन, उसका पुत्र था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उसकी पुत्री थी राजश्री हर्षवर्धन की बहन हो गई ना। जहाँ देवगुप्त, मालवा का देवगुप्त था ना, उसके ने राजश्री के पति कौन था, ग्रहवर्मा की हत्या की थी। तो आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। और प्रभाकर वर्धन है ना, वो वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो हर्षवर्धन के पिता थे, ये मैंने कल पढ़ा था। और हर्ष चरित्र में प्रभाकर वर्मन को क्या कहा गया, हूण हरिकेशनी कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसने हुणों को हराया था और हुणों को भगाया था, किसने, प्रभाकर वर्मन ने। और प्रभाकर वर्मन की जो और उपाधियाँ मिलती है वो सिंध राजवर, गुजर प्रजाकर, मालवा लक्ष्मी, लता परशु आदि इनकी उपाधियाँ, ये हमने कल पढ़ा था। और ये प्रभाकर वर्मन का भी हमने पढ़ा था कल कि देवगुप्त ने है ना, प्रभाकर वर्मन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। और देवगुप्त का जो बाद में प्रभाकर वर्मन है ना, ये राज्यवर्धन, ये गौड़ राजा शशांक ने हर्ष की जानकारी इसको कुर्रन दी थी। ये सब पढ़ा हमने कल की वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे हर्षवर्धन। तो पहला पार्ट हमने, अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो वो देख लें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में आप कंटिन्यूस और क्रम वाइज पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। तो अब आज पढ़ेंगे हर्षवर्धन। नेक्स्ट में हमने प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन जो भी जानकारियाँ थी वो दे दी थी, और वर्धन वंश की जो भी जानकारी थी वो भी मैंने दे दी थी। और ये अप्सरा वाला प्रश्न आया हुआ है कि अप्सरा देवी किसकी पत्नी थी, तो राज्यवर्धन सेकंड की पत्नी थी, है ना।
और उसके बाद हर्षवर्धन ये बता दिया जनपद, इसको सरीकंठ जनपद कहा जाता है जो हरियाणा में है। ज्योतिष कौन था? तारक था। तारक ज्योतिष था ना, उसने कहा था कि हर्षवर्धन एक महान राजा या सम्राट बनेगा, इसने भविष्यवाणी की थी। इनका सेनापति कौन था? सिंहनाद था। इसका सेनापति है ना वो सिंहनाद था ना, उसके सहयोग से हर्षवर्धन ने अपना सिंहासन ग्रहण किया था और यहीं से हर्ष संवत चलाया था। जिस तरह गुप्त शासकों ने 319 में 20 में क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। उसी समय में वल्लभी में भी वल्लभी संवत भी चलाया था उसी समय, जिस तरह 319-20 में गुप्त संवत चलाया था। और उन्हीं के राज्यारोहण के समय जिस तरह शक संवत चलाया था, वो भी अपने राजा कनिष्क ने राज्यारोहण के समय में, उसी तरह इन्होंने भी अपने राज्यारोहण के समय में याद के तौर पर हर्ष संवत भी चलाया था। इनका ममेरा भाई था बंडी ने ये सूचना दी थी कि उनकी जो बहन है ना वो कन्नौज के जंगलों में भाग गई है, बाहर यानी कि देहरादून उत्तराखंड उस तरफ में भाग गई है। और क्योंकि उसका पति था गर्भवर्मा, मैंने कहा मौखरी वंश मैंने पढ़ाया था कल आपको, तो मौखरी वंश का गर्भवर्मा सेकंड इसका पति था, उसके साथ विवाह किया था, तो उसको कैद कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। किसने की थी? देवगुप्त ने। मालवा का देवगुप्त था ना उसने, तो वो भाग गई थी और ये अपनी सती के लिए तैयारी कर रही थी। तो पंडित ने उसको जानकारी दी और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से वापस लिया, क्योंकि बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र है ना वो अरावली नहीं विद्यन की पहाड़ियों में था, और उसने देखा और उस जाके जानकारी दी और ये जाके ले आए। कामरूप हसबेग असम का राजा भास्कर वर्मा का राजदूत भेजा था कामरूप ने। हसबेग था ना ये असम का राजा भास्कर वर्मा था ना, उसने अपना राजदूत भेजा था हसबेग को। इसी से संधि करके गौड़ राजा के विरुद्ध कार्रवाई की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। गौड़ राजा शशांक था ना उसके विरुद्ध, क्योंकि उसने अपने भाई राज्यवर्धन सेकंड की हत्या की थी ना, किस हर्षवर्धन के भाई की हत्या की थी, इसलिए उसका बदला लेना चाहता था कौन? हर्षवर्धन। इसलिए असम के राजा भास्कर वर्मा से उन्होंने संधि कर ली, यानी दोस्ती कर ली। हर्ष ने गौड़ शासक शशांक को हराया और आर्य मजुश्रिया मुल्क से इसकी जानकारी मिलती है। ये बौद्ध ग्रंथ है ना, इससे जानकारी मिलती है। हर्ष है ना पहले शैव अनुयायी था, उसके बाद ये दिवाकर मित्र है ना उसके संपर्क में आने के बाद बौद्ध धर्म अनुयायी बना। बाद में उसने कन्नौज में प्रयाग सभा और मोक्ष परिषद सभा ये सब की थी। तो ये मैं आगे बढ़ाऊंगी, आपको पूरा आज ही की वीडियो में पूरा करने की कोशिश करूंगी। हर्षवर्धन की उपाधियाँ क्या क्या थी? ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आया कि शिलादित्य की उपाधि इसको हेनसांग ने कहा था, इसकी उपाधि शिलादित्य थी। मगधराज सकलो उत्तराखंड ये राजधानी, ये उपाधि आपको कहाँ मिलेगी? तो आगे हम देखेंगे ये किस अभिलेख में इसकी जानकारी ये मिलती है। भारतीय हातिम कहा जाता है इनको, परम भागवत, और ये परम परमेश्वर, महापरमेश्वर, परम सौगात, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी एग्जाम में भी आया हुआ है, स्कूल व्याख्याता में भी आया हुआ है। परम महेश्वर या परमेश्वर या परम सौगात ये सब आई हुई है परीक्षा में। और शिलादित्य इनमें से एक ये परीक्षा में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता में कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। इनका बहनोई गौरव वर्मा मौखरी वंश का था। मौखरी वंश, मैत्रिक वंश, ये सब मैंने कल के वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ाया हुआ है, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था गुप्तोत्तर काल। अब पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन वंश। वर्धन वंश यानी कि हर्षवर्धन के अभिलेख पढ़ेंगे अभी। हर्षवर्धन के अभिलेख कौन कौन से हैं वो डिटेल से देखेंगे। तो एक तो बांसगढ़ अभिलेख, एक मधुबन अभिलेख, और दूसरा है बिटोरा मुद्रा लेख है। ये क्या है? मुद्रा लेख है, मुद्रा भांड है। तो परम सौगात है ना, ये देखो परीक्षा में आया हुआ है कि हर्षवर्धन की जो उपाधि है उस परम सौगात की हमें जानकारी कहाँ मिलती है? तो बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। और ये कहाँ है? तो यूपी के शाहजहाँपुर में है बांसखेड़ा अभिलेख जो हर्षवर्धन का है। हर्ष की वंशावलियों की भी जानकारी बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है और इनके अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। और राज्यवर्धन सेकंड था ना उसकी हत्या किसने की थी, इसकी जानकारी भी हमें बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। फिर मधुबन अभिलेख जो उत्तर प्रदेश का मऊ जिला है, मऊ मध्य प्रदेश से हमारी चंबल नदी भी आती है, हमें पता है राजस्थान में। इसी में भी परम सौगात की जानकारी मिलती है कि परम सौगात हर्षवर्धन की एक उपाधि थी। और फिर बिटोरा जो है ना, ये देखो कि आप तो पूरा डिटेल से मैं बता दूँ, अभी थोड़ा सा नज़दीक आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन देख लेते हैं। तो बिटोरा अभिलेख में तो बिटोरा मुद्रा भांड है ना, यहाँ से 9 मुद्राएं किसकी मिली है? प्रभाकर वर्मन की मिली, जो हर्षवर्धन के पिता थे। 285 मुद्राएं हर्ष की मिली है। और अवंती वर्मन है ना, उसकी 17 मुद्राएं मिली हैं। और ये किस में मिली हैं? बिटोरा मुद्रा भांड से मिली हैं। और शिलादित्य ईशान वर्मा
और 6 यानी कि शिलादित्य कहते हैं किसको, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। और ईशान वर्मा की 9 मिली है, 6 मिली है सर वर्मा की मिली है। अब हम देखेंगे सभी मुद्राएं चांदी की हैं। ये जितनी भी मुद्राएं मिली है ना, ये सभी क्या है, चांदी की मुद्राएं। पानीपत की मुद्रा पर शिव पार्वती और नदी का अंकित है। सोनीपत से मुद्रा मिली है। जो नालंदा में मिट्टी व तांबे दोनों की मुद्राएं मिली हैं। कहाँ मिली, नालंदा में। तो नालंदा में जो मिट्टी और तांबे दोनों की मुद्राएं मिली, उस पर श्री हर्ष लिखा हुआ है, जिसे माहेश्वर सार्वभौम महाराजा धीराज भी कहा गया है। इसकी उपाधियां मिली हैं नालंदा की मुद्रा से, है ना। देखो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो अभी तक तो हर्ष के साहित्य के स्रोत भी पढ़ना है, जिसके अंदर है बाण भट्ट है, हर्षवर्धन है, बौद्ध ग्रंथ, इनको भी पूरा डिटेल से अब देखेंगे तो भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ये तुला यंत्र, घंटी यंत्र की पूरी जानकारी हमें कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये भी पूरा देखना है। तो देखते हैं अभी वीडियो कितना बड़ा हो जाता है। फिर इसका हम प्रशासन भी देखेंगे ना, हर्ष का प्रशासन, तो वो भी बहुत बड़ा है, जिसके अंदर मंत्रिपरिषद, सचिवालय, सेना। तो सचिवालय में ये मंत्रिपरिषद में कौन होते थे, सचिवालय में कौन कौन है, पूरी डिटेल से अभी। फिर हर्ष का प्रशासन भी देखना है, प्रशासन सारे साम्राज्य के भाग, जो भुक्ति, विषय और करणी क्या क्या थे वो देखेंगे। फिर हर्ष के करों के प्रकार, जो भाग, हिरण्यक, बलि क्या क्या था, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या थी, पूरी डिटेल से देखना है। उसके बाद हम देखेंगे हर्ष की धर्म सभा है ना, कौन कौन सी थी धर्म सभाएँ। एक तो कन्नौज का धर्म सम्मेलन, एक प्रयाग सभा, इनको भी पूरा डिटेल से देखना है। तो कन्नौज का तो मैंने लिखा है, अभी प्रयाग सभा का पूरा लिखना है। तो अभी मैं देखूंगी, जहाँ तक होगा मैं आपको पढ़ाऊंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, जहाँ तक होगा वहाँ तक पढ़ा दूँगी। नहीं होगा तो हर्ष का जो साम्राज्य है ना वो, और हर्ष की जो सभा है प्रयाग सभा और मोक्ष परिषद सभा, उसको तो वो नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट बना दूँगी, उसके अंदर पूरा हो जाएगा हर्षवर्धन का पूरा वर्धन वंश, है ना। तो फर्रुखाबाद में हर्ष का क्या मिला था, स्वर्ण सिक्का सिर्फ फर्रुखाबाद में मिला। इस पर परम भट्टारक, महाराजा धीराज और श्री हर्षदेव और नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है, क्योंकि स्वर्ण सिक्का सिर्फ यहीं से मिला है। बाकी तो मैंने कहा था आपको, अभी पढ़ाया है कि भिटोरा मुद्रा पाठ है ना, वहाँ सभी चांदी की मुद्राएं मिली थी। मिली तो काफ़ी थी, सभी चांदी की थी। सोनीपत से भी मिली थी मुद्रा, जिस पर शिव पार्वती नंदी का अंकन है, और फर्रुखाबाद से भी मिला, इस पर भी शिव पार्वती का अंकन है। नालंदा से सिर्फ मिट्टी और तांबे दोनों की मिली है। उस पर क्या लिखा था, श्री हर्ष माहेश्वर सार्वभौम महाराजा धीराज भी कहा गया है जिसको। अब जालंधर का राजा कौन था, उदित, वो हर्ष का समकालीन था। राजा उदित मैंने कहा था, देवगुप्त कहा था, शशांक, चालुक्य, शासक वो था, पुलकेशिन द्वितीय, चीन का राजा, है ना। और कौन कौन थे उनके समकालीन, वो मैप से मैंने अभी आपको पूरा बता दिया है। हर्ष के साहित्य के स्रोत, हर्ष पहले शिव का उपासक था, बाद में बौद्ध अनुयायी बना था, है ना, बाद में बना था बौद्ध अनुयायी। तो अब हम देखेंगे बाण भट्ट की कौन कौन सी पुस्तकें थी। बाण भट्ट की पुस्तकें थी हर्ष चरित्र, कादम्बरी, बुद्ध चरित्र नहीं, हर्ष चरित्र, है ना। बुद्ध चरित्र तो अशोक घोष ने लिखी थी, महात्मा बुद्ध की। अब ये हर्ष चरित्र है, कादम्बरी और चंडी शतक, ये 3 पुस्तकें लिखी थी बाण भट्ट ने। और इस कादम्बरी को बाण भट्ट का पुत्र था ना, उसने पूरी की थी। फिर हर्षवर्धन की 3 नाटक हैं, ये नाटक है ना, ग्रंथ नहीं है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ एक आर्य श्री मंजूश्री कल्प, है ना, ये थी। और इसके अंदर है ना भैरवाचार्य गुरु थे किसके, पुष्यभूति के, इसकी भी जानकारी यहाँ मिलती है हमें, किसके अंदर, इस बौद्ध ग्रंथ के अंदर। यही बौद्ध ग्रंथ था एकमात्र। और फिर बाण भट्ट, हर्ष का दरबारी कवि था। कौन था बाण भट्ट, हर्ष का दरबारी कवि था बाण भट्ट। और शैव अनुयायी था। हर्ष चरित्र, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, या उच्छाद कहते हैं या उच्छेद कहते हैं उसे, ये 8 अध्याय हैं। तो इसके अंदर पूरा हर्ष की आत्मकथा नहीं है, इसके अंदर बाण भट्ट की भी है। तो बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र के 3 भाग में अपनी जीवनी, अंतिम भाग में 5 भागों में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। तो बाण भट्ट के जो 8 भाग है ना, उसके प्रथम 3 भाग में किसकी जीवनी आत्मकथा है, बाण भट्ट की है। और अंतिम 5 भागों में किसकी है, हर्षवर्धन की आत्मकथा है। और कादम्बरी सौरभ बाण भट्ट का श्रेष्ठ उपन्यास है। ये सौरभ बाण भट्ट है ना, उसका श्रेष्ठ उपन्यास है, कौन सा है, कादम्बरी है। हर्ष चरित्र में तुला यंत्र, घंटी यंत्र, रहट का सिंचाई के साधन के रूप में उल्लेख है। हमने गुप्तों में भी पढ़ा था, हमने काफ़ी आगे अब और भी पढ़ा था प्राचीन इतिहास में, कि ये रहट का उपयोग कहाँ कहाँ मिलता है। जो ये कृषि यंत्र है ना, तो पंचतंत्र की पुस्तक है ना, किसकी है पंचतंत्र की पुस्तक, विष्णु शर्मा की है। तो उसमें भी रहट का उल्लेख मिलता है, जो पानी कुएं से निकाला जाता है। इसका मैं अलग से वीडियो पूरा बनाया हुआ है। रहट को और अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो घंटी यंत्र, तुला यंत्र, रहट कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ किस में मिलती है, मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया अलग से। तो एक तो बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, जो कोयल
लोथल की मोहर है ना, लोथल की मोहर पे भी इसकी जानकारी मिलती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से है। वो पंचतंत्र की कहानी को दर्शाती हैं। सीयू की किसकी पुस्तक थी? हैंसांग, जो भारत में आया था हर्षवर्धन के समय में। तो इसकी पुस्तक में भी इस घंटी यंत्र रहट का प्रयोग है। और हर्षचरित्र का टंका है ना, टीका, सॉरी, हर्षचरित्र है ना, उस पर टीका किसने लिखी थी? शंकराचार्य ने लिखी थी, उस पर टीका लिखी थी। और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? केवल और थॉम्सन ने किया था इसका अंग्रेजी अनुवाद, किसका? हर्षचरित का। उसके बाद बाण भट्ट का पुत्र कौन था? भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट। उसने कादम्बरी को पूर्ण किया था। कादम्बरी को शुरू तो बाण भट्ट ने किया था और इसे पूर्ण का किसने किया था? भूषण भट्ट ने किया था। चालुक्य अभिलेख ऐहोल में हर्ष को क्या कहा है? शकलो उत्तरापंथ, यानी कि उत्तरी भारत, संपूर्ण उत्तरी भारत का सम्राट कहा है। किस में कहा है? मैंने कहा था ये उपाधि दी हुई है और ये परीक्षा में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चालुक्य अभिलेख है ना, ऐहोल का अभिलेख जो रवि कीर्ति का है लिखा था, उसने के अंदर शकलो उत्तरापद यानी संपूर्ण उत्तरी भारत का सम्राट कहा गया है। किसको? हर्ष को। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित्र में कौन कौन सी उपाधियाँ दी हैं? तो चतु समुद्रावती, शकल राज, चक्र चूड़ामणि और सर्व चक्र कर वर्तिना धौरेय, ये सब उपाधियाँ बाण भट्ट में की पुस्तक हर्षचरित्र में हर्ष की उपाधियाँ थी। किसकी थी? हर्ष की। ये जो मैंने हर्ष का प्रशासन लिया ना, ये सब एनसीईआरटी की 12 क्लास से लिया, क्योंकि प्रशासन के जितने भी पॉइंट परीक्षा में आते हैं ना, वो एनसीईआरटी बुक से याद हैं लगभग, उसके अधिकारी को ही पूछते हैं। तो ये देखो, एक भाग है ना, हर्ष ने अपने दिन को 3 भागों में बांटा था। एक भाग अपने राज कार्य के लिए निश्चित किया हुआ था। उस वक्त आप कोई भी राजा, कोई भी प्रजा आके उनसे मिल सकती थी। और हर्ष का प्रशासन निरंकुश और गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। अब इसके अंदर 3 थे, देखो, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, सेना। अब इनको पूरा डिटेल से समझाना, लेकिन अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हर्ष का प्रशासन और हर्ष की सभाएं और हर्ष के कर, ये है ना, अभी देखो अभी कर रहे हैं हर्ष के कर और हर्ष के भाग, जो भुक्ति, विषय, करनी, जो साम्राज्य के भाग होते हैं वो, और इनके अधिकारी, सेना अधिकारी, न्यायाधीश अधिकारी। ये चतुरंग वाला जो परीक्षा में आया था, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी ने एग्जाम दिया तो उसके अंदर आया था चतुरंगी क्या थी, तो ये पैदल सेना अधिकारी थी। ये 2024 का अभी जून में शायद एग्जाम हुआ, कब हुआ, वहीं आया था ये प्रश्न, और यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और मेरी ये प्ले लिस्ट बनी हुई है, और इसकी जो प्ले लिस्ट बनेगी ना अभी गुप्तोत्तर काल की, ये सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसकी जो मैत्रिक वंश, मौखरी वंश और हुणों का आक्रमण पढ़ाया था। मीर कुल था, तोरमान था, हुसैन नवाज कौन था और हुणों ने कहाँ आक्रमण किए थे, उनकी जानकारी किस अभिलेखों से मिलती है, वो सब डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। मेहर टीचिंग चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और प्राचीन काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, सब मैंने पूरी प्ले लिस्ट अलग से बनाई हुई है। मगध का उत्कर्ष काल, फिर गुप्त का पूरा गुप्त के राजवंश, गुप्त का प्रशासन, गुप्त की राजनीतिक धार्मिक स्थिति, जितने भी था पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। और इम्पोर्टेंट करके भी पढ़ाया हुआ है, अभिलेख भी पढ़ाया हुआ है, प्राचीन इतिहास, चीनी यात्री, विदेशी यात्री जो भी है वो भी पढ़ाया हुआ है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो आप। और इसकी भी प्लेलिस्ट का ये सेकंड पार्ट होगा, इसकी भी प्लेलिस्ट आज मैं बनाऊंगी और उस प्लेलिस्ट में इसको ऐड करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।